चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग ये पढ़ रहे त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 आपका। लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में सीखा क्या था, टॉपिक क्या था आपका, किसी भी दो बहुभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन में क्या चीज हमने देखा था कि कोई दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण, दो कंडीशन बताया था। पहला कि उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, और दूसरा उनकी जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। समान अनुपात या लिखिए या फिर एक ही अनुपात में लिखिए। समरूपता, सर्वांग क्षमता, डिफिनेशंस, डिफरेंसेस, अंतर, ये सारी चीज डिस्कशन किया था। तो पिछले क्लास के टॉपिक में से एक टॉपिक आपके सामने है, ठीक है, ट्राई करिए। नीचे दिए गए बहुभुज समरूप है या नहीं। दो अलग अलग फिगर दे रखा है, बोल रहा है दोनों समरूप है कि नहीं है। अब इससे आसान क्वेश्चन, ये रिकॉल है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। ट्राई करिए सभी लोग, जल्दी से पोल में आंसर करो। बस आपको यस या नो में आंसर करना है। पोल आपका ऑन है। एक त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, समरूप है या नहीं है, सिमिलर है या नहीं है। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक तो किसी का गलत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन सभी का आंसर नहीं आया। अभी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, कुछ के अभी तो आधे ही बच्चे हो जिनका आंसर आया। तो लास्ट 15 सेकंड और रखेंगे। इसमें कुछ सोल्यूशन तो है नहीं, कैलकुलेशन तो है नहीं, आप देखकर बता सकते हो ट्राइंगल एबीसी और चतुर्भुज पीक्यूआरएस समरूप है कि नहीं। लास्ट 10 सेकंड्स और 10 सेकंड और 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और आपका चैट अभी ओपन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, आप सिंपली बोलोगे सर समरूप मतलब क्या। दो आकृतियां जो बिल्कुल एक जैसी होती है, जिनका संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। यहाँ तो मुझे दिख रहा है भुजाओं की संख्या ही अलग अलग है। यहाँ पर 3 भुजा है, ट्रायंगल है, और यहाँ पर 4 भुजा है, चतुर्भुज है। तो ये तो कभी भी समरूप नहीं होगा। बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आप सभी का आंसर था। ठीक है, तो ये कभी भी दोनों फिगर समरूप कैसे हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप कितना ही बड़ा करिए, छोटा कीजिए, इसमें कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग आकृतियां तो कभी समरूप नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए। तो अगला जो है आपका टॉपिक, आज का नया टॉपिक, त्रिभुज की समरूपता। तो हमने लास्ट क्लास में बहुभुज की समरूपता देखा था। आज त्रिभुज की समरूपता देखना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पूरे सिलेबस में ट्रायंगल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो क्या क्या चीज इसमें आपको पता होना चाहिए। तो त्रिभुज के जैसे बहुभुज की समरूपता, अपने दो कंडीशन देखा ना, बहुभुज समरूप होंगे दो कंडीशन से। त्रिभुज भी दो कंडीशन से ही समरूप होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए, दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, कंडीशन क्या है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो। कंडीशन नंबर 1 कि संगत कोण बराबर हो। सर ऐसा तो बहुभुज में भी था, तो बिल्कुल वही कंडीशन लिख रखा है। कंडीशन 2 क्या कहता है, सर उनके संगत भुजाएं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। मतलब एक ही अनुपात कहने का मतलब क्या, समान अनुपात में होना, भुजाओं का अनुपात सेम होना चाहिए। तो फिर से तो सर बहुभुज वाला ही कंडीशन है। लेकिन इसमें यह समझिएगा, यहाँ पर दिखने के लिए आपको दो कंडीशन दिखता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अगर किसी भी दो त्रिभुज में, हमारे पास कोई दो त्रिभुज है, उनका अगर संगत कोण बराबर है तो उनका भुजा समान अनुपात में होगा ही होगा। ठीक है, तो आपको अगर संगत कोण बराबर दिख जाता है तो दूसरा केस, आप दूसरा कंडीशन चेक भी मत करिएगा, बोल देना कि हाँ संगत कोण अगर बराबर है तो संगत भुजा समानुपात में होगा और वो समरूप हो जाएगा। या अगर भुजा समानुपाती है तो वह संगत कोण तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई एक शर्त भी आपका फुलफिल कर जाए तो आप कह दीजिएगा सर हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि समझो, यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दे रखा है। एक त्रिभुज मैंने लिखा एबीसी, और एक ट्राइंगल और बना दिया पीक्यूआर। एक आपको छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है, इसका नाम दे दो। इसका नाम दिया मैंने एबीसी, और ये ट्राइंगल है हमारे पास पीक्यूआर। अगर कभी आपको बस इतना कंडीशन देखता है, बहुत चीज नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। ठीक है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है।
और आपको दे रखा है कि कोण सी जो है आपका वो कोण आर के बराबर है। तो इन दोनों में से कितना शर्त आपको पता चल गया? एक पहला वाला कंडीशन पता चल गया ना कि संगत कोण बराबर है, पहले त्रिभुज के 3 कोणों दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। उसके बाद आपने बोला एंगल बी जो है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। तो त्रिभुज का समरूपता के लिए आप सिंपली ऐसे लिखेगा, ए बी से लिखा, ए किसके बराबर, पी के बराबर, बी किसके बराबर, क्यू के बराबर, सी किसके बराबर, आर के बराबर। तो ए बी सी समरूप हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, बस इस तरीके से। तो यहां से आप कहेगा सर बस इतना ही से हम कह देंगे सर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ही त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। बताओ हमने दूसरा कंडीशन देखा कि भुजा समान अनुपात में है कि नहीं है? देखा भी नहीं, हमने यही बोल दिया क्योंकि हमें पता है कि सर अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा समान अनुपात में होगा ही होगा, और संगत अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलिए। यस सर। अगर मैं इतना के जगह पर ये बोलता हूँ कि चलो ये हमें नहीं दे रखा, ठीक है, कोण के बारे में नहीं दे रखा, आपको कुछ ऐसा दे रखा है, मान लो कि कोण के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था लेकिन हमें इतना पता था कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, और ये 4 सेंटीमीटर का है, और यहाँ लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब मुझे कोण के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है, बस इतना दे दिया, भुजाओं का मेजरमेंट दे दिया। तो आप क्या कहिएगा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर त्रिभुज एबीसी का सबसे छोटा भुजा 2 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज पीक्यूआर का सबसे छोटा भुजा, देखो आपको ये करना है, पहले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा और दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा, उसका अनुपात लीजिएगा, डिवाइड करके चेक करिएगा। तो आप क्या कहिएगा, सर ए बी को हमने डिवाइड किया पीक्यू से, तो ये मुझे दिख रहा है सर 2/4, यानी 1/2 दिख रहा है। ठीक, आप बीसी को डिवाइड करिए क्यू आर से, क्योंकि सबसे बड़ा भुजा 4 है, 2 से जस्ट बड़ा 3 दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ 4 से जस्ट बड़ा 6 दिख रहा है। ठीक है, तो आप कहेगा सर बीसी को डिवाइड किया हमने क्यू आर से, ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 3/6, और ये भी आपका आ गया 1/2। उसके बाद आप क्या कहिएगा, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है, सबसे 4 सेंटीमीटर पहले वाले में, और दूसरे में 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिएगा सर एसी को हमने डिवाइड किया अगर पी आर के साथ, तो फिर से दिख गया 4/8, तो यहाँ भी दिख गया 1/2। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर सभी भुजाओं का जो अनुपात है, मेजरमेंट तो अलग अलग है लेकिन अनुपात बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सर ए बी बटा पी क्यू बराबर है आपका बी सी बटा क्यू आर के, और ये बराबर है आपका ए सी बटा पी आर के, और सभी के सभी 1/2 के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, सर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए हम कोण को अब चेक भी नहीं करेंगे कोण बराबर है कि नहीं है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनकी कोण भी बराबर रहे होंगे। ठीक है, और कोण बराबर रहे होंगे तो ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। समझ में आया? बोलिए, इतना तक क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और भी वेरियस एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा दे रहा हूं, अच्छा फिगर यहाँ बनाया हुआ है, देखो मैं पूछ रहा हूं कि नीचे दिया गया त्रिभुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, समरूप है कि नहीं, तो आप सिंपली देखिएगा सर पहले वाला ट्रायंगल का कोण देखिए, क्योंकि सबसे आसान क्या है मुझे बताओ, आप मुझे बताइए कोण देखना ज्यादा आसान है कि भुजा का रेशियो देखना ज्यादा आसान है? बताइए, कोण को देखना ज्यादा आसान है, ठीक है, कोण जल्दी दिख जाता है, भुजा का अनुपात हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर कोण भी दे रखा है तो आप कोण को देखिए, तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 60 डिग्री है और यहाँ भी 60 डिग्री है। ठीक है, कोण ए मुझे दिख गया कोण पी के बराबर, कोण ए और पी बराबर है। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर 80 डिग्री और यहाँ भी 80 डिग्री, मतलब कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर। और मुझे क्या दिख गया सर, यहाँ पर 40 डिग्री है और यहाँ भी 40 डिग्री है, तो कोण सी जो है वो कोण एस के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा सर वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एस के। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू एस के समरूप होगा। ठीक है, हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे क्या, भुजा का अनुपात चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी चेक करेंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं चेक करेंगे, सिंपली ऐसे ही बोल देंगे। ठीक है, चेक करोगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या हम ऐसा भी लिख सकते थे क्या, ट्रायंगल एबीसी जो है वो समरूप होगा ट्रायंगल
QPS के, ऐसा लिख सकते थे। यही ध्यान दीजिएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, ये सही है, ठीक है। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये देखो यहां से क्या हो रहा है ना, संगत गलत हो जाएगा। QPS, तो आपने बोला ए जो है Q के बराबर है। देखिए ए Q के बराबर है क्या, ए यहाँ पर 60 डिग्री है और Q यहाँ पर 80 डिग्री है, तो ये गलत हो गया ना, ए Q के बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, ए जो है वो P के बराबर, बी जो है वो Q के बराबर और सी जो है वो S के बराबर। क्लियर। तो इससे आप यूज करिएगा, इस तरीके से लिखोगे ज्यादा आसान है, PQ से लिखना पड़ेगा। चलो अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये बताओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहा है कि आपको, समरूप दिख रहा है। कोण को देख लीजिए, भुजा का अनुपात मत चेक करो। तो आपको दिख रहा है कोण क्या, सर यहाँ पर 80 डिग्री है और इस त्रिभुज में तो कोई कोण मुझे 80 डिग्री दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे सर यहाँ 80 डिग्री तो कोई कोण ही नहीं दिख रहा, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ये दोनों समरूप नहीं है, ठीक है। तो ये समरूप नहीं है, ठीक है, तो ये समरूप नहीं है, आगे बढ़ जाइए। क्लियर। चलो और मैं फिगर बना रहा हूं। अगर मैंने ट्राइंगल ऐसे बनाया, अगर मैंने एक ट्राइंगल ऐसे बनाया, यहां लिख दिया ABC और एक ट्राइंगल और बना लिया, आपको क्या बताना होगा कि समरूप है कि नहीं है, चैट में लिख देना, ठीक है। मैंने लिख दिया XYZ, यहां मैंने लिख दिया 70 डिग्री, यहां लिख दिया 80 डिग्री, यहां लिखा 30 डिग्री, यहां लिखा 30 डिग्री, यहां 70 डिग्री और यहां 80 डिग्री। बताओ ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्या, आपको क्या लगता है। बिल्कुल समरूप होगा। आपको क्या देखना है, सर यहां पर मुझे 70 डिग्री दिख रहा है, एक कौन 70 डिग्री, 70 डिग्री खोजो, इसमें है क्या के पर, बिल्कुल 70 दिख रहा है ना, 70 70 दो कोण बराबर, तो आप कह सकते हो ना यहाँ पर कि कोण, ये देखना कोण ए जो है सर कोण y के बराबर, ठीक है। उसके बाद मुझे देखता है कोण B जो है सर कोण z के बराबर, और कोण C जो है वो कोण x के बराबर, ठीक है। अब नाम अगर मुझे लिखना हो, ये ठीक है, दोनों सब ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों ही कोण इसके संगत कोण के बराबर है। नाम कैसे लिखे, देखो आप क्या किए, आपने लिखा ABC मान लो, ठीक है। तो एक इसके बराबर था, एक इसके बराबर था, 70 डिग्री कहाँ है, y के बराबर, ठीक है। तो एक नीचे y लिख दीजिए, ठीक है, तो एक नीचे आप y लिख दीजिएगा। b किसके बराबर, b है आपका 80 डिग्री और b है यहाँ पर 80 डिग्री कौन सा, z, b है z के बराबर, और c कितना है 30 डिग्री, और 30 डिग्री कौन सा x, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर हमें लिखना होगा ABC जो है वो सिमिलर है आपका YZ X के, इस तरीके से हम लिखेंगे। समझ में आया कि नाम कैसे लिखते हैं, ABC YZ X, यहाँ पर XYZ नहीं लिख सकते। अगर आप लिख दोगे ना कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल XYZ के, तो आप ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं होगा फिर। समझ में आया। यस सर। चलिए अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, और यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया, रुक जाओ, यहाँ पर मैं कोण कुछ देता हूँ, यहाँ पर नाम दे दिया मान लो MNT, यहाँ लिख दिया SRP, ठीक है। अब मुझे बताना कि नाम भी कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख दिया 80 डिग्री, यहाँ लिख दिया 50 डिग्री, और ये कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। और यहाँ लिख दिया 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री। तो ये सम ये नहीं बनाते, थोड़ा डिफरेंट डेटा देता हूँ, ठीक है। समद्विबाहु नहीं बना रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60 डिग्री, और ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री, 80 60 40, यहाँ लिख दिया 40, यहाँ लिख दिया 80, वहां लिख दिया 60, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ दोनों समरूप है कि नहीं है ट्राइंगल, बस पहले पूछ रहा हूँ समरूप है कि नहीं है।
पहला यस सर, त्रिभुज का Yes, समरूप तो है, ठीक है। ट्रायंगल मुझे साफ दिख रहा है सर, पहला 80 60 40, यहाँ भी 80 60 40, ठीक है। ट्रायंगल तो बराबर है, समरूप हो जाएगा। लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ नाम कैसे लिखें, ट्रायंगल एम एन टी किसके समरूप होगा? तो आप बताओ, ट्रायंगल एम जो है वो किसके बराबर है? एंगल एम इधर आर किसके का सर। बराबर है? आर के बराबर। एम के नीचे आर लिख दीजिए। इधर से मैंने मान लो एन लिया, तो एन किसके बराबर? एन है 60 डिग्री। इधर टी, बिल्कुल। ओके। एम एन टी, टी किसके बराबर है? टी है टी 40 डिग्री। इधर 40 डिग्री है एक्स, ठीक है, एस 40 एस। तो आप बोलोगे ट्रायंगल एम एन टी जो है सर, एम एन टी समरूप होगा ट्रायंगल आर पी एस के। आसान लग रहा है लिखना? अब इसका संगत भुजा का अनुपात नहीं दे रखा है, रहने दीजिए। मुझे पता है सर इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप समरूप लिख चुके हो, तो यहां से आप देखिए कैसे लिखते हो कंडीशन समानुपातिकता का। यहां से आपने अगर एम एन लिया, तो यहां से आपको आरपी लेना पड़ेगा। तो आपको सर एम एन का अनुपात, यहां से आप लिखोगे समान अनुपात भी तो होंगे इनके भुजा, तो एम एन बटा आरपी। यहां से एम एन लिया, तो यहां से आप आरपी ले लीजिए, ठीक है। यहां से आपने एनटी लिया, तो यहां से आप पीएस ले लीजिए, ठीक है। तो एनटी अगर लोगे तो डिवाइड करोगे पीएस के साथ, और अगर यहां से आप एमटी लोगे तो यहां से आप आरएस लोगे, ठीक है। तो एमटी बटा आरएस, ठीक है। तो भुजा का अनुपात बराबर होगा, हम इतना लिख सकते हैं। अगर सर संरूप थे तो ये भी होगा। क्लियर? अब चलो मैं आपको कुछ भुजा देता हूं, जैसे कि कोण के जगह कोण वाला तो बहुत आसानी से आप देख लोगे। अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, एक सेकंड, मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया और एक ट्रायंगल और बड़ा बना दिया। यहाँ पर ले लिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर, यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 16 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, सभी मीटर में। समरूप है सर। समरूप है? कैसे समरूप है, कैसे पता चला? सर ये 1/2 अनुपात में है। तो सभी भुजाओं का जो अनुपात है सर 1/2 ही है, ठीक है। तो इसके जो कोण भी होंगे ना, वो भी बराबर ही होंगे, भले ही दिया नहीं गया है। जो भी कोण होंगे, हम अब मेजरमेंट कर नहीं सकते, तो जो भी कोण होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। तो आप सिंपली बोलेगा सर यहाँ पर हमें दिख रहा है 8 मीटर और 16 मीटर। अच्छा, 8 को 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 8 है, और यहाँ पर मान लो ट्रायंगल एबीसी लिखा ना, तो एबीसी का सबसे छोटा भुजा 8 है, और पीक्यू आर का सबसे छोटा भुजा 16 है। तो सबसे छोटा को सबसे छोटा से डिवाइड करेगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं करना कि ये लेफ्ट वाला लेफ्ट से डिवाइड कर रहा है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि फिगर को तो रोटेट कर देगा। तो आपको क्या देखना है, सबसे छोटा से सबसे छोटा डिवाइड करेंगे। तो 8 को 16 से डिवाइड किया सर, 1/2 आ जाएगा। 8/16 आपका देखिए 1/2 आ गया। उसके बाद देखोगे सर मिडिल मोस्ट भुजा, मतलब जो ना ही सबसे बड़ा है ना ही सबसे छोटा है, 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ऐसा 26 सेंटीमीटर। तो 13 को 26 से डिवाइड करेंगे सर, 1/2 आ गया, ठीक है। और सबसे बड़ा भुजा इसमें 20 है, और यहाँ सबसे बड़ा भुजा 40 है, तो 20 को आप 40 से डिवाइड करोगे सर, यहाँ भी 1/2 आ गया। तो आपको दिख रहा है सभी भुजाएं बराबर हैं, तो बिल्कुल दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इसके कोण भी बराबर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करना कि पोल में आप आंसर कीजिए। त्रिभुज के युग्मों में से कौन सा समरूप नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो समरूप नहीं है। कौन से ऑप्शन में ऐसा फिगर है जो समरूप नहीं है? चलिए ट्राई करो। पोल मैंने ऑन कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस जो आपको लिख रखे हैं ना, कुछ इस तरीके से है। ए यहाँ पर है, बी ए के नीचे है, यहाँ पर सी ऑप्शन है, और यहाँ पर डी ऑप्शन है। क्योंकि इस पैटर्न में आप लोग कई बार कंफ्यूज होते हो कि बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ए ये वाला तो है ही, ए में और डी में तो कंफ्यूज होता नहीं हो। बी यहाँ है, सी यहाँ पर है, और डी यहाँ है। ट्राई करो। कौन सा समरूप नहीं है? सभी ऑप्शन में देखो दो दो त्रिभुज बना रखा है ना। सर रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा। रिस्पॉन्स तो ऑन कर दिया है, एक सेकंड फिर से ऑन ऑफ कर देता हूँ। अभी दिखा साहिब? यस सर। ओके। होता है कई बार मेरे ऑन करने के बाद भी नहीं दिखता।
ठीक है, 10 आंसर आए हैं, 10 में 8 सही। तो जहां पर कोण दे रखा है वो तो बहुत आसान हो जाएगा, जहां पर भुजा दे रखा है भुजा का अनुपात चेक कर लीजिए, वहां से आंसर आ जाएगा। और यहाँ तो फिगर ही ऐसे बना रखा है कि आसान हो गया है आपके लिए। ठीक है, यहाँ तो फिगर ही ऐसे कुछ दिख रहा है कि जल्दी यस से दिख सर। जाएगा। हाँ, और ये शायद आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां तक मुझे याद है, बिल्कुल ऐसा ही आपके एग्जाम में 1 नंबर, हालांकि कितना नंबर, 1 नंबर का है। ठीक है, एग्जाम से ही लिया गया है। 15 सेकंड और रुकेंगे, जाकर आंसर कीजिए, 15 सेकंड्स और। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल आपका अभी एंड हो जाएगा और चैट अभी आपका ऑन है। आप चैट में लिख सकते हो आंसर, अगर किसी भी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो। देखो, एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन ए में तो साफ दिख रहा है सर, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री, यहाँ भी 80 डिग्री, कोण सी 40 डिग्री, कोण आर भी 40 डिग्री। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है कि सर समरूप तो है, ये बिल्कुल समरूप है, हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर है, भुजा नहीं दे रखा फिर भी संगत कोण बराबर है, तो समरूप होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में मुझे क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी में मुझे भुजाओं का अनुपात दिख रहा है, यहाँ पर 2 और यहाँ सबसे छोटा भुजा 4। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, 1/2 आ जाएगा। 2.5, 5, 2.5 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 का दोगुना होता है 5। उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पर 3 और ये सबसे बड़ा भुजा 6, तो 3 को भी 6 से डिवाइड करोगे सर, 1/2। तो सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है, 1/2, 1/2 का अनुपात है। तो कहेंगे सर ये भी क्या होगा, समरूप हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी में हमें भुजा भी दे रखा है, कोण भी दे रखा है। तो मुझे बताओ, आप भुजा को चेक करोगे, कोण को चेक करोगे? कौन को सर? करने के लिए हम दोनों ही कर सकते हैं सर, लेकिन हमारे लिए ज्यादा आसान है कि हम कोण को चेक कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल सही, कोण को चेक करेंगे। हमें दिख रहा है सर यहाँ पर 70 डिग्री, इसमें भी 70 डिग्री एक मिल गया। हमें दिख रहा है यहाँ 40 डिग्री, बिल्कुल यहाँ भी एक 40 डिग्री मिल गया। मतलब कोण एम जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण एन जो है वो कोण आर के बराबर है, और कोण एल जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो इसका संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर है, एम एन एल का संगत कोण पी क्यू आर के बराबर है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों भी समरूप हो गए। तो ए भी समरूप, बी भी समरूप, बी भी समरूप, डी भी समरूप। तो सी आंसर नहीं होगा, ये तो फिगर से भी दिख रहा है। यहाँ पर कोण नहीं दिया गया, लेकिन भुजाओं का अनुपात चेक करोगे तो इसका सबसे छोटा भुजा 2 सेंटीमीटर एल एम पी में, और यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4 सेंटीमीटर। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे सर, 1/2 आ गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से जस्ट बड़ा दिख रहा है 2.7, और यहाँ पर 4 से जस्ट बड़ा दिख रहा है 5। तो 2.7 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप ये बोलेगा सर 2.7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 27/50। ठीक है, इससे ज्यादा तो सिंप्लीफाई होगा नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 1/2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, या फिर आप अच्छा, 3 को 6 से डिवाइड करने पर 1/2 आ जा रहा है, लेकिन सभी भुजाओं का अनुपात सेम नहीं आया ना, तो आप कहोगे सर ये तीनों क्या है, दोनों क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा समरूप नहीं दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। फिगर भी दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है और ये कुछ समबाहु त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। दो अलग अलग आकृतियां हैं, एक समबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। दोनों समरूप कैसे होंगे? ठीक है, समकोण नहीं होंगे, दोनों समरूप नहीं होंगे। क्लियर? समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो मोस्टली आंसर सही थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन तो बेहद आसान है। आपसे बोल रहा है क्या एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? एक समबाहु है और एक समद्विबाहु है। चैट आपका ऑन बंद रहेगा, पोल आपको पोल में आंसर करना है। पोल ऑन कर दे रहा हूँ। दो ही ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में हटा देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन 5। क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों ही भुजा बराबर है, ऐसा, और एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, क्या ये दोनों समरूप होंगे? आंसर कीजिए, यस या नो।
समबाहु त्रिभुज का कोण फिक्स होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के कोण तो फिक्स होते नहीं है। देखिए आपको क्या लगता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया गया और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया गया। समद्विबाहु मतलब जिसकी फिर कितनों दो का भुजा, सही है? अभी 6 आंसर आए हैं और 6 में 4 सही है। ठीक है, आपको जो लगता है करिए। साहिब आपने कर दिया? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए समबाहु और समद्विबाहु समरूप होंगे या नहीं। देखो मैथमेटिक्स में आप यस तभी बोलिएगा ना, कोई भी चीज आप अगर यस बोल रहे हो तो तभी बोलोगे जब वो 100% सही है, मतलब हमेशा सही होगा तो यस बोलेंगे। अगर कभी कभार कुछ स्पेशल केस में सही हो जाएगा तो उसको हम यस नहीं बोलेंगे। तो मैथमेटिक्स में जो भी आंसर आए परफेक्ट होना चाहिए, जो भी हमेशा जो सही हो। चलो लास्ट 20 सेकंड और रुकेंगे, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, एक लॉजिकल सा मेंटल एबिलिटी का एक क्वेश्चन है, आप कितना सोच पा रहे हो। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड और। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हुए हो आप लोग, ठीक है, डिस्कस करते हैं अभी। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखो यहां पर आपका दो अलग अलग के बारे में पूछा गया ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक सेकंड आपका चैट ऑन कर दो। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजा बराबर, और एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजा बराबर हो जाते हैं, और तीनों भुजा बराबर है तो इसका कोण भी तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया, समबाहु हो गया। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा भी बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। लेकिन समद्विबाहु में अगर मैं इसका नाम पी क्यू आर दे दूं और इसका नाम एबीसी दे दिया था, ठीक है, एबीसी, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोण कुछ फिक्स नहीं होता। ठीक है, इतना पता है कि सर ये वाला कोण और ये कोण क्यू और कोण आर फिक्स होगा, मतलब बराबर होगा, और कोण पी कुछ अलग होगा उससे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऐसा लिख दूं कि ये वाला कोण 30 डिग्री का है, तो बच गया आपका आ, कोई बात नहीं। हाँ, क्या समझ लिया बताओ, अभी बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो चलो यहाँ पर यस मैं सर, मैंने अलग अलग ले लिए दोनों ही। दोनों अलग अलग ले लिए, मतलब अच्छा अच्छा आप समझ रहे हो कि अच्छा समझ गया मैं, कि आप सोच रहे हो दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कि नहीं, और दो समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे कि नहीं। यस सर। नाइस, चलो ये क्वेश्चन नहीं था, बोला गया क्लियर कि एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों आपस में समरूप होंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक कोण मैंने दे दिया 50 डिग्री का, ठीक है, तो बच गया क्या आपका 180 में से आप 50 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्री। आप रैंडम कुछ भी वैल्यू ले सकते हो 50, ठीक है, मैं 50 ले लिया, आप 80 ले लीजिए। ठीक है, अब 130 को दो पार्ट में डिवाइड करिए, कितना कितना आ जाएगा 65 65 65 डिग्री 65 डिग्री। अब मुझे क्या दिख रहा है, इसका तीनों ही कोण इसके तीनों कोण के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ऐसा हमेशा नहीं होगा कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नो। ठीक है, आंसर जाएगा नो, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलो यहाँ पर अगर आप ऐसा समझ रहे हो जैसे आपने अभी समझा ना, उसके अकॉर्डिंग भी करें अगर, तो भी आंसर नो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो क्या हमेशा दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज, ये तो मैंने क्लास में ही आपको लिखवा दिया है, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज अगर दो रहेंगे जिनकी तीनों ही भुजा बराबर होंगे तो बिल्कुल समरूप होंगे। लेकिन क्या दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, क्या दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने। ठीक है, अगर होता तो मैंने वो भी मैं लिखता ना, समद्विबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक समद्विबाहु त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया, एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बनाया, इसका कोण आप ऐसा लिख सकते हो ना, 80 डिग्री 50 डिग्री
50 डिग्री। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 70 डिग्री 70 डिग्री 70 70 40 हो गया और यहाँ पर 40 डिग्री। तो देखो ये भी समद्विबाहु है और यह भी समद्विबाहु है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 50 50 80, यहाँ 70 70 40, तो कहेंगे सब दोनों समरूप नहीं है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होंगे। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या मैं ऐसा पूछूं कि समकोण त्रिभुज, क्या सभी समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं? समरूप होंगे सारे समकोण त्रिभुज? नहीं, नहीं होंगे। अगर होता तो मैं आपको बता देता ना, लास्ट क्लास में बताता। मैंने क्या क्लियर लिखवाया कि समबाहु त्रिभुज ही आपस में हमेशा समरूप होंगे, बाकी कोई त्रिभुज नहीं होगा। बाकी कुछ भी नाम लिख देना, बोल देना नहीं होंगे सर, ओनली समबाहु त्रिभुज ही आपस में हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज दो बना लीजिए आप। एक समकोण त्रिभुज मैंने कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोण लिख दिया सर, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। कोई ऐसा भी तो समकोण त्रिभुज बन सकता है ना। एक समकोण त्रिभुज तो ऐसे ही बन सकता है, 90 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 50 डिग्री, यहाँ लिख दिया 40 डिग्री, बन सकता है, ठीक है। सम में 180 होना चाहिए बस। तो हम क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर 90 डिग्री एक कोण तो बराबर दिख रहा है, लेकिन बाकी दो कोण कहाँ बराबर दिख रहे हैं? यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 50 है, अलग अलग है। यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो कहेंगे सर समरूप नहीं है, ठीक है। तो सभी समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, कुछ समरूप समकोण त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। अगर मैं एक और समकोण त्रिभुज ऐसे बना दूं छोटा सा, जहां पर 90 60 40 दे दूं, 90 60 30 दे दूं, तो ये वाला और ये वाला समरूप हो जाएगा। मतलब डिपेंड करेगा कौन कैसा दे रहे हो। क्लियर यहां तक? आई होप कि इतना क्लियर होगा कि ओनली समबाहु त्रिभुज ही आपस में समरूप होंगे हमेशा, ठीक है, ऑलवेज। बाकी समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होंगे। अगला जो है आपका टॉपिक, इस टॉपिक को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिए, ये मैंने आपको पहले भी एग्जाम के टाइम पर पढ़ाया है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, हेडिंग लगा लीजिएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी का नाम है थेल्स प्रमेय, इसी का नाम है थ्योरम 6.1, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। तो बीपीटी बोले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोले, कई बार मैं थेल्स थ्योरम बोल दूंगा, थेल्स प्रमेय बोल दूंगा, या फिर थ्योरम नंबर 6.1 बोल दूंगा। इस थ्योरम पर आने के पहले सबसे पहले एक वर्ड बस ध्यान जान लो, एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता था। इन दोनों त्रिभुज, अगर मान लो दो त्रिभुज जिसकी तीनों ही कोण, तीनों ही भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? उसका नाम क्या होगा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज। और कोई ऐसा त्रिभुज, दो त्रिभुज जिसकी संगत कोण बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है 40 डिग्री, यहाँ भी 40 डिग्री, यहाँ पर मुझे दिख रहा है 80 डिग्री और कोण सी, कोण आर के बराबर 80 डिग्री, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोण ए 60 डिग्री और कोण पी 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले त्रिभुज एबीसी का संगत कोण त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर है, तो समरूप होंगी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसका कोई स्पेशल नाम भी है क्या? इसका कोई स्पेशल नाम? कोण बराबर है ना, तो जैसे समबाहु आपने याद किया था, उस तरीके से समकोणिक याद कर लीजिए, ठीक है। तो समकोणिक कहते हैं इसको, ठीक है। समकोणिक, इक्की एंगुलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हम कहेंगे दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर है, ऐसा नहीं कि तीनों कोण आपस में बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीनों कोण देखो ट्रायंगल एबीसी में अलग अलग है, 60 40 80, ठीक है। लेकिन त्रिभुज एबीसी का तीन कोण त्रिभुज पीक्यूआर के संगत कोण के बराबर है, तो हम कहेंगे सर ऐसे दोनों त्रिभुज को समकोणिक यानी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। बस ये नाम ध्यान रखिएगा। समझ में आया? यस सर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अभी किए थे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कोई ट्रायंगल बना दूं जहां पर ऐसा फिगर है और कुछ वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 30 70 80, 30 70 यहाँ 80, और इसमें भी लिख दिया 30 80 70। अब क्या बोलेगा, समकोणिक है कि नहीं है? है सर। यस सर। हम बोलेंगे सर त्रिभुज पीक्यूआर का तीन कोण जो है त्रिभुज एमएनटी के तीन कोणों के बराबर है, तो 30 डिग्री यहाँ भी दिख रहा है, 30 डिग्री यहाँ भी दिख रहा है,
70 यहाँ भी दिख रहा है, 70 यहाँ भी दिख रहा है, 80 यहाँ भी दिख रहा है, 80 यहाँ भी दिख रहा है। तो ये दोनों क्या है, समकोणिक त्रिभुज है। अगर मैं सिंपली इतना लिख दूं, क्या दो समकोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे? बताइए यस या नो। यस सर। होंगे। आपको पता है कि सर अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो समरूप होते हैं, तो समकोणिक कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे ही मैं बोल दिया समकोणिक, मतलब पहला त्रिभुज का तीनों ही संगत कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो समकोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या दो समकोणिक त्रिभुज समरूप होंगे, तो बोलना हमेशा समरूप होंगे, दो समकोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। ठीक है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। और देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, बस रिलेट कीजिए सभी चीजों को। दो त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो उसको समकोणिक बोलेंगे। ठीक है, समकोणिक हैं तो वो समरूप होंगे कि नहीं होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, अभी बताया, तीनों कोण बराबर है तो। अब दो समकोणिक त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो समरूप हो जाएंगे, और समरूप हो जाएंगे तो संगत भुजा का अनुपात हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो समरूप रहेगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर ही होगा। तो कभी आपसे ऐसा बोलता है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू समकोणिक है, तो उनके भुजाओं का अनुपात भी हमेशा बराबर होगा। इतना क्लियर है? दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि एक नंबर में कहीं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ ले। ठीक है, क्लियर? बस रिलेट यस सर। रटना नहीं है। देखो इसको ये नहीं कि बस रट्टा मार रहे हैं बैठ के, नहीं, वो मत करिए। क्या बोला? दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो उसको समकोणिक बोलेंगे। नाम तो याद करना पड़ेगा, समकोणिक है। समकोणिक त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, और समरूप है समकोणिक त्रिभुज, तो समकोणिक त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान रहता है, बराबर रहता है। बस इतना याद कर लो। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कीजिए, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। चलिए अब आते हैं आपका थ्योरम नंबर 6.1 जो आपके बुक में है, और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जब आपको पढ़ाया था ये चैप्टर, उस वक्त मैंने प्रूफ नहीं करवाया था, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम था या 20 नंबर वाला टेस्ट था शायद उस समय। ठीक है, तो 20 नंबर वाले टेस्ट में ये प्रूफ आता भी नहीं है, लेकिन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा 80 नंबर का, ठीक है, तो उसमें ये प्रूफ करने के लिए आपको बोलेगा कि सिद्ध करिए। ठीक है, तो क्या थ्योरम कहता है? अच्छा, थ्योरम पर आने के पहले भी, क्लास के स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता रहा था, एक बार जल्दी से उसको भी रिकॉल करते हैं, कुछ बच्चे उस वक्त नहीं थे। सबसे पहले ये जानिए कि अगर मैं कोई त्रिभुज लिखता हूं एबीसी, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल लिखना हो, क्षेत्रफल ट्रायंगल एबीसी, तो लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेगा, या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में मोस्टली ये लिखूंगा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसको ज्यादा प्रेफर करता है। एआर ट्रायंगल एबीसी कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे क्षेत्रफल के लिए। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी ये होता है 1/2 गुना आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी हाइट। ठीक है, तो आधार इस त्रिभुज में कोई सा भी हो सकता है, तीनों भुजा में से कोई भी आधार हो सकता है। लेकिन ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई का एक और नाम होता है शीर्ष लंब। ठीक है, जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊंचाई कहने का मतलब शीर्ष लंब। तो जिसको भी आप आधार लोगे ना, उसके सामने वाले शीर्ष से लंब डाल दीजिएगा, वही ऊंचाई कहलाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक बार बीसी को आधार मानते हुए, एक बार एसी को आधार मानते हुए, और एक बार एबी को आधार मानते हुए। ठीक है, तो तीनों को आधार मानते हुए अगर हम लिखें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ट्रायंगल एबीसी। पहला हम लिख रहे हैं सर 1/2 आधार, अगर आपने बीसी को लिया, अगर आपने आधार बीसी को लिया है तो बीसी पर एक लंब डालिए सामने से, और इसका नाम दे दो एडी। तो आप कहेंगे सर बीसी इंटू एडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर 1/2, अब आधार आप एसी को ले लीजिए। ठीक है, तो अगर एसी को आधार लोगे, ले सकते हैं किसी को भी आधार, तो आप इस आधार पर इसके सामने से एक लंब डालिए, शीर्ष लंब। ठीक है, सामने वाले शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, इसका नाम दे दिया मैंने बीई। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1/2, अगर आधार आपने एसी को लिया है तो ऊंचाई इस बार आपको बीई को लेना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू एसी इंटू बीई होगा। वही अगर मैं लिखूं, आधार आपने अगर एबी को लिया, ठीक है, अगर इसको ए बी लिया आधार, तो आप कहेगा इसका सामने वाले सिर से एक लंब डालिए, लंब डाल दिया और इसका नाम एफ डाल दिया, सी एफ। तो आप कहेगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए बी इंटू सी एफ। ठीक है, अब ये तीनों का तीनों जो इक्वेशन मैंने लिखा है, तीनों का तीनों ही त्रिभुज एबीसी का ही क्षेत्रफल बताता है।
तो अगर यहाँ से वैल्यू आपका आता है अगर 10, तो ये भी वैल्यू आपका 10 ही देगा और ये भी वैल्यू आपका 10 ही देगा। तो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि तीनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, चाहे आप कैसे भी निकालिए। मतलब एक ही त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, किसी भी तरीके से निकालिए तो उसका क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा ना, किसी फॉर्मूला का यूज करिए। तो आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, या फिर ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल सेम आएगा। तो यहां से आप ऐसा लिख सकते हो इस ट्रायंगल के लिए कि 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी जो होगा सर वो बराबर होगा 1/2 इंटू ए सी इंटू बी ई के, और यही बराबर हो जाएगा सर 1/2 इंटू ए बी इंटू सी एफ के। ये तीनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर इतना चीज? ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। कि आधार किसी को भी दे सकते हैं। यस सर। चलो यहाँ पर तीनों ही ऊंचाई जो था हमारा त्रिभुज के अंदर था, ऊंचाई यानी सिरस्लम त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है अगर आपका ट्रायंगल ऐसे बनेगा। अगर मैं ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, इसका नाम मान लो दे दिया पी क्यू आर, ठीक है। अब आधार मान लो अगर मैं देखो आधार किसी को भी ले सकते हैं, आप पी क्यू को भी ले सकते हो, क्यू आर को भी ले सकते हो और पी आर को भी ले सकते हो। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं नहीं मुझे आधार क्यू आर को ही लेना है, ठीक है, आधार अगर क्यू आर को ही लेना है, क्यू आर को अगर आपने आधार बोल दिया तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू क्यू आर इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या होगा, क्यू आर के सामने वाले सिर से क्यू आर पर लंब डालना पड़ेगा। तो आप जब लंब डालने जाइएगा क्यू आर पर तो आपको दिख रहा है सर कहीं पर भी लाइन हम बनाए तो ये 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, ठीक है, 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। तो आप क्या करिएगा, सिंपली 90 डिग्री लंब बनाने के लिए क्यू आर को थोड़ा एक्सटेंड करिएगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ाइएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ पर से आप लंब डालिएगा कुछ ऐसे इस वाले लाइन पर, क्यू आर पर नहीं डाल सकते तो क्यू आर के बढ़ाए हुए भाग पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये मान लो नाम एम दे दिया, तो आपको सर इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया जो आएगा इस त्रिभुज का 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम, ये ऊंचाई हो जाएगा इस बार आपका पी एम। समझ में आया? कुछ ऐसा लिख देंगे 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम। मतलब बस इसलिए समझा रहा हूँ कि ऊंचाई जो है त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, सिस्टम त्रिभुज के बाहर भी जा सकता है, ठीक है, इतना। इसके बाद क्लास 9th में एक कंसेप्ट और आपने सीखा है, वो क्या सीखा है, एक आधार पर अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं और ऐसा कि वो दोनों ही ट्रायंगल जो हैं एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। अब ये थ्योरम था आपका क्लास 9th में, अभी उसके बारे में बहुत डिटेल में प्रूफ वगैरह नहीं करेंगे, बस थ्योरम ध्यान रखिएगा, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। मान लो एक ट्रायंगल ऐसे बनाया और एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी, या ए के जगह पर मैं पी लिख देता हूं, पीबीसी, और एक क्यूबीसी, ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है पीबीसी और क्यूबीसी। मुझे दिख रहा है सर पीबीसी और क्यूबीसी दोनों ही सेम आधार बीसी पर स्थित है, आधार देख रहे हो सेम है दोनों का बीसी पर, और मुझे दिख रहा है कि सेम ही आधार पर दोनों ट्रायंगल तो है और दोनों सेम ही पैरेलल लाइन, अगर बीसी और पी क्यू, या फिर मान लो इसको एक्स वाई बोल दिया, तो अगर एक्स वाई और बीसी समांतर है तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, एक्स वाई और बीसी के बीच में ही दोनों स्थित है, पीबीसी बोलो चाहे क्यूबीसी बोलो। अगर कभी ऐसा आपको ऐसा दो ट्रायंगल दिखता है या दो से अधिक ट्रायंगल दिखता है जो सेम बेस पर हो, सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो ऐसे दो ट्रायंगल या दो से अधिक ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, होगा, ठीक है। तो आपको थ्योरम बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको बस इतना लिख देना है कि चूंकि बीसी है समांतर एक्स वाई के, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, बीसी समांतर है आपका एक्स वाई के, और ट्रायंगल्स समान आधार कौन से आधार पर स्थित है, बीसी पर स्थित है। तो हम सीधे बोल देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज क्यूबीसी, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको लिखना है। क्लियर? जो जो मैंने अभी रिकॉल करवाया समझ में आया सारा चीज? अभी तक हम लोग प्रूफ पर आए भी नहीं है, अभी तक हम लोग प्रूफ पर नहीं आए, बस पुराने कंसेप्ट रिवीजन कर रहे हैं। अब आते हैं आपका एक्सरसाइज थ्योरम 6.1 पर। देखो थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, थ्योरम तो मैंने पढ़ाया था आपको और क्वेश्चन भी किए थे,
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात में विभाजित करेंगे। मतलब उनका रेशियो बराबर होगा, वैल्यू अलग हो सकता है लेकिन रेशियो बराबर रहेगा, अनुपात बराबर रहेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले आपको मतलब ही समझा देता हूं, उसके बाद इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, मान लो मैं कहता हूं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। बीसी जो आधार दिख रहा है इसके पैरेलल में एक लाइन और खींच रहा हूं जो बाकी दो भुजाओं को काट दे, दो अलग अलग बिंदु पर। तो मैं बीसी के समांतर एक लाइन बना दिया। ये तीर का निशान मतलब समांतर है, मान लो इसका नाम दे दिया डीई। तो अगर डीई समांतर है बीसी के, तो ये जो डीई लाइन होगा बाकी दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटेगा। मतलब एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा एई बटा ईसी के। बताओ ये पढ़ाया था कि नहीं? एडी बटा डीबी जो होगा वो बराबर होगा एई बटा ईसी के, है ना। तो इस टाइप से आपको करवाया था। अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मैंने एक ट्रायंगल ऐसे लिया, ऐसे पैरेलल लाइन बना दिया, मैं बोल रहा हूं यहां नाम दे दिया एम एन के एस टी। अगर बोल रहा हूं कि एन के जो है एस टी के समांतर है तो आप क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी से। एम बाय एन एस बराबर है एम के बाय के टी। नाइस। तो आप कहेंगे सर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम एन और के पर काट रहा है, तो एम एन बटा एन एस बराबर एम के बटा के टी, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर एम एन बटा एन एस जो होगा वो बराबर होगा एम के बटा के टी के, ठीक है। तो अगर ये लिख पा रहे तो आगे जाकर हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। अब इसको आते हैं प्रूफ कैसे करें, ठीक है। आता है आपके एग्जाम में कि इसको प्रूफ कीजिए, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है, वहां पर आपको प्रूफ करने के लिए आएगा। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। देखो आपके किताब में जिस तरीके से लिख रखा है ना, वैसे लिखोगे तो बहुत चीज याद करना पड़ता है। आप भी देखे होगे, फील किए होगे कि आपको किताब में एनसीईआरटी बुक में या कोई भी किताब में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको हम सीधे सीधे याद करने जाएं, लिखने जाएं तो काफी कंफ्यूजन होता है, कहाँ पर क्या लिख दिया। उसको प्रिंट करना है किताब वाले को, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देता है। आप समझिए आपके एग्जाम में आपको सब चीज याद नहीं है, रटना भी नहीं है, ठीक है, समझ समझ के करते हैं। आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे, बहुत शॉर्ट में आपको करना है अगर एग्जाम में आता है। मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास एबीसी, ठीक है। बीसी के समांतर एक लाइन खींच दिया आपने डीई, ठीक है, डीई लाइन खींचा। आपको कम से कम कितना लिखना होगा, आप लिखेगा दिया है, फॉर्मेट चलता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए, दिया गया है, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। क्या दे रखा है कि सर डीई जो है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि डी समांतर है आपके बीसी के। बस इतना ही लिख दोगे, बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बस दिया गया क्या, डीई जो है समांतर है हमारा बीसी के, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि ये जो डी लाइन है दोनों भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में डिवाइड किया है, बराबर रेशियो में। इसका मतलब एडी बटा डीबी जो है वो बराबर है आपके एई बटा ईसी के। ये हमें प्रूफ कर देना है, करते हैं। अब इसमें थोड़ा चीज तो आपको बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा कि इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं। क्या रचना करेंगे, देखिए ये थोड़ा याद कर लीजिएगा कि रचना क्या होगा। बिंदु डी से ए पर एक लंब डालना है आपको, कुछ ऐसे, ठीक है। डी से ए पर ऐसे लंब डाल दो, ठीक है। और ई से एडी पर एक लंब डाल दो परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, ऐसा नहीं कि आपको याद करना है जो बुक में लिखा होगा, नहीं, कुछ भी लिख दो। यहाँ पर एम लिख दिया, यहाँ पर एन लिख दिया। उसके बाद आपको एक कंस्ट्रक्शन और याद रखना है, बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, ठीक है। तो इतना चीज आपको करना पड़ेगा। क्या क्या किया लिख दीजिए यहाँ पर रचना में कि डी एम परपेंडिकुलर लंब बनाया ए पर, तथा हमने ईएन लंब बनाया है, ईएन परपेंडिकुलर बनाया है एडी पर, ठीक है, बनाया। तथा और क्या किया, बी और सी डी को मिलाया, बीई तथा सी डी को मिलाया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्लियर, इतना तक क्लियर? अभी तक प्रूफ पर नहीं आए, गिवन प्रूफ प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन, इतना लिखा। अगर इतना भी लिख दोगे ना 2 नंबर तो मिल जाएगा आपको। क्लियर, बोलिए। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर। अब देखिए, अब यहां पर हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ
या लिख देना प्रमाण। क्या क्या करें, यहां पर सबसे पहले आप सबसे ऊपर में कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? एक ट्रायंगल दिख रहा है ADE, ये वाला ADE। अब ADE ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं? देखो आप लिख सकते हो एरिया ट्रायंगल ADE, ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ इंटू आधार, अगर हम देखो ऊंचाई हमने सिरस्लम कहां से डाला है? ई से एन से पार डाला है ना, EN एक सिरस्लम है कि नहीं बोलिए? ई से AD पर एक लंब डाला है EN, तो आपको सर EN को हम ऊंचाई बोल सकते हैं। तो अगर हम AD को आधार ले लें, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ADE, तो यहां से आपने एक लंब डाला था N, तो आप कह सकते हो इसका क्षेत्रफल AD इंटू EN कर सकते हैं। तो हाफ इंटू AD आधार इंटू EN ऊंचाई, ठीक है, बराबर। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम दूसरे तरफ से देखें, अगर हम आधार AE को ले लें तो इस बार मुझे बताइए ऊंचाई क्या हो जाएगा? अगर आप आधार ले लोगे AE को तो ऊंचाई क्या होगा? MD। DM या फिर MD, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अगर AE को आपने आधार लिया है तो AE पर एक लंब डालिए सामने से, DM दिख रहा है, ठीक है, तो लंब डाला था इसीलिए, तो आप यहाँ पर बोलिएगा सर 1/2 AE इंटू DM, एक लाइन में ही लिख दीजिए। तो यहाँ से मुझे पता चला दोनों ही सर त्रिभुज AD का ही क्षेत्रफल है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिएगा, इन दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से आप कहिएगा सर 1/2, अच्छा यहाँ पर हम काट सकते हैं 1/2 से 1/2, ये कटा ना, दोनों तरफ 1/2 गुना हो रखा है, तो 1/2 से 1/2 कट गया। तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है सर AD इंटू EN, ये बराबर है आपका AE इंटू DM के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। कुछ चीजें याद करनी है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, याद हो जाएगा सर। तो अभी तक हमने एक काम किया कि AD इंटू EN बराबर A इंटू DM प्रूफ कर दिया। अब आते हैं थोड़ा नीचे, इस फिगर को मैं एक जगह और ले लेता हूँ, एक सेकंड, जब तक फिगर नहीं दिखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। चलिए अब देखिए, अब हमें दिख रहा है ये ट्रायंगल BDE, ये वाला ट्रायंगल जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्लियर? ट्रायंगल दिखा सभी को? इसका अगर मैं क्षेत्रफल लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं बताइए? एरिया ट्रायंगल BDE, बताओ एनीवन? अरे ये क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल, 1/2 चलो 1/2 तो आएगा, आधार क्या ले? BE। BE, B अगर आधार लेंगे तो इस पर लंब तो नहीं दिख रहा मुझे, BD सर। BD। चलो देखो यहाँ पर देखो, मैं बहुत मल्टीपल केसेस ले रहा हूँ कि आप कैसे कैसे सोच सकते हो, क्या गलती कर सकते हो। अगर आप BE को आधार ले लोगे तो बोलेंगे सर BE पर तो कोई लंब दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम होगा। मैं DE को आधार ले लूं तो DE पर भी कोई लंब दिख नहीं रहा, ठीक है, प्रॉब्लम। DB पर अगर मैं आधार ले लूं, DB को, क्योंकि DB का जरूरत भी है हमें, AD बटा DB प्रूफ करना है, ऐसे रिलेट करिएगा, रखने का तरीका ये है, AD बटा DB चाहिए ना, तो आप DB को आधार लो तभी तो आएगा DB, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करिएगा कि DB क्यों लेते हैं, क्योंकि DB चाहिए हम, इसलिए DB लेते हैं। तो 1/2 इंटू DB इंटू, अब DB को अगर आधार ले लिया तो ऊंचाई कहाँ दिखेगा? ऊंचाई देखिए ये EN है, देखो ऐसा ट्रायंगल बन रखा है, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है। अब आप कह रहे हो सर ऐसा है D E और B, तो इस पर आपको लंब चाहिए। अगर DB को आपने आधार मान लिया तो इसको बढ़ाइएगा और यहाँ से लंब ऐसे डालिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अधिक कोण वाला केस बन रहा है, तो यहाँ पर आपका N आ जाएगा। तो फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा सर आधार अगर DB को लिया है तो EN ही ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, तो बोलेगा 1/2 इंटू DB इंटू EN हो जाएगा। इस बार समझ में आई ये वाला? थोड़ा सा है यहाँ पर प्रैक्टिस की चीज, बताइए क्लियर? अब मैं दूसरे तरफ से देखूं, अगर इधर से ये वाला ट्रायंगल, ये आपसे मैं पूछूंगा, मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे लिखना चाहिए मुझे? एरिया ट्रायंगल DEC अगर लिखना चाहे तो 1/2 के बाद क्या लोगे, आधार क्या लोगे? EC। EC हमें पता सर, EC चाहिए हमें प्रूफ करने के लिए, तो आप EC ले लीजिए। अब EC लेंगे तो ऊंचाई कौन सा लेंगे? DM। DM ले लेंगे, हमको पता सर ये DM ऊंचाई हो जाएगा। अब समझ में आया कि BD और EC क्यों लेते हैं?
किताब में तो लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है, इसलिए क्योंकि हमें उसका काम है, प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो डीबी आधार लिया क्योंकि प्रूफ करना था, ईसी आधार लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना है जो उसमें आएगा ईसी, ठीक है। तो ईसी इंटू डीएम ले लिया यहाँ पर ऊंचाई, ठीक है, डीएम। अब मुझे बताइए दोनों जो त्रिभुज मैंने अभी कलर कर करके 2 बार में बताया, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा कि नहीं होगा, ये वाला और ये वाला? दोनों देखो आधार डी पर ही स्थित है ना, दोनों कुछ यस ऐसा सर। नहीं, दोनों देखिए ऐसा कुछ टिका हुआ है, दोनों एक ही आधार डी पर टिका हुआ है, कुछ ऐसा फिगर है, डी पर टिका हुआ है, और दोनों सेम डी पर टिका हुआ है, सेम पैरेलल लाइन। देखो ये डी और बीसी पैरेलल दे रखा था, तो आपको वैसे दोनों ही ट्रायंगल सेम आधार और सेम समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज BDE, एक लाइन बस लिखिएगा, त्रिभुज BDE तथा ट्रायंगल DEC समान आधार या एक ही आधार, कौन सा, DE, तथा एक ही मतलब सेम पैरेलल, एक ही समांतर रेखा, कौन कौन से, DE तथा BC के बीच है, के बीच है चाहे बीच स्थित है, ठीक है बीच है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे सर, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो एरिया ट्रायंगल BDE ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल DEC के, दोनों के बराबर हो जाएंगे। दोनों का जो वैल्यू आया है पुट कर दीजिए, ठीक है। BDE का क्षेत्रफल क्या है आपका, 1/2 इंटू DB इंटू EN, ठीक है। ये आया है 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। यहां से 1/2 से 1/2 कटा, देखिए क्या आ गया, DB इंटू EN बराबर EC इंटू DM। इतना क्लियर, इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इक्वेशन 1 था और इक्वेशन 2 था आपका, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, अच्छा एक पेज पर नहीं आ पा रहा है क्या, चलो मैं दोनों इक्वेशन, मुझे कोई बताएगा इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 बताइए पढ़कर। चलो मैं लिखता हूँ AD, चलो यहीं पर ले आते हैं ना, देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड अगर कर दे, ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो क्या आ जाएगा, AD बटा EN, AD इंटू EN बटा DB बटा EN, ठीक है, DB इंटू EN बराबर, यहां पर इक्वेशन 1 में AE इंटू DM बराबर EC इंटू DM, EC इंटू DM, ऐसा आ रहा है। बताओ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, इक्वेशन 1 का LHS इक्वेशन 1 के तरफ, और इक्वेशन 2 का RHS इक्वेशन 2 के RHS से डिवाइड किया। Yes. क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट? चलो इसमें काटते हैं, तो EN से EN कटा, DM से DM कटा, जो प्रूफ करना था वो आ गया क्या, यही प्रूफ करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ठीक है, प्रूफ्ड। अब हाँ ये बिल्कुल है कि इसके आप एक बार में सब चीज याद नहीं होगा, ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है, ये बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ कठिन है नहीं, ठीक है। हाँ बिल्कुल पहली बार सीख रहे हो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक पेज पर शायद नहीं आ पाएगा, मैं PDF सेंड कर दूंगा इसका, ठीक है, PDF में सेंड कर दूंगा। Okay, sir. चलिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगले क्लास में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ये ट्राई करना है, क्वेश्चन आपको करवाया है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे ढेर क्वेश्चन है वो अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। एग्जाम में आता है 5 नंबर में प्रूफ करने वाले, कोई डाउट है तो बताइए।